क्या आप कभी अपने ही रिश्ते में अकेलापन महसूस करती हैं? क्या आपको लगता है कि आप बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन सामने से कुछ भी नहीं मिल रहा? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ प्राजक्ता और आप देख रहे हैं टॉक्स विद काउंसलर प्राजक्ता, जहाँ हम रिश्तों की सच्चाई को समझते हैं, सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये नॉर्मल है। लेकिन जब एक रिश्ता आपको इमोशनली ड्रेन करने लगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खत्म करने लगे, तब वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रहता, टॉक्सिक बन जाता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जहाँ प्यार से ज्यादा दर्द हो और कनेक्शन से ज्यादा कंफ्यूजन। तो आइए इसे हम और गहराई से समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो बहुत ही नाजुक है और बेहद ज़रूरी भी। और इसके लिए हम रेफर कर रहे हैं काउंसलर प्राजक्ता के नोट्स और उनके द्वारा साझा की गई कुछ अहम केस स्टडीज़ को। हमारा जो मिशन है वो एक स्वस्थ रिश्ते और एक टॉक्सिक या जहरीले रिश्ते के बीच का जो असली अंतर होता है उसे समझना है। बिल्कुल। और ये केस स्टडीज कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये ऐसी स्थितियां हैं जो सीधे असल जिंदगी से जुड़ी हैं, जहां बहुत से लोग अनजाने में फंसे होते हैं। हाँ, तो शुरुआत में मैं एक एनालॉजी या एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो इस चर्चा का बेस बनेगा। जैसे मान लीजिए किसी के पास एक बहुत ही बढ़िया एकदम नया सा स्मार्टफोन है। ठीक है। और वो इंसान उस फोन को चार्ज करता है, लेकिन बिना इस्तेमाल किए ही ना उसकी बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है। फोन देखने में एकदम परफेक्ट है, स्क्रीन पर कोई खरोच तक नहीं है। हाँ बिल्कुल कोई खरोच नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में कोई ऐसा करप्ट ऐप लगातार चल रहा है जो उस बैटरी को ड्रेन कर रहा है, उसे खींच रहा है। और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो फोन हमेशा लो बैटरी मोड में ही रहने लगता है। ये बैटरी वाला उदाहरण ना एकदम सटीक बैठता है ना? क्योंकि एक स्वस्थ रिश्ते और एक टॉक्सिक रिश्ता के बीच का जो बुनियादी फर्क है वो यही है। एक स्वस्थ रिश्ता उस अच्छी बैटरी की तरह होता है, जहां आप दिन भर की थकान या बहस के बाद भी जब वापस लौटते हैं तो फिर से 100% चार्ज महसूस करते हैं। सही कहा। और वहीं दूसरी तरफ जो टॉक्सिक रिश्ता होता है वो इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह से खाली कर देता है। और मजे की बात देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि टॉक्सिक रिश्ते का मतलब सिर्फ वो है जहां रोज बड़े बड़े झगड़े होते हों या जहां हिंसा हो। हाँ, लोगों को लगता है कि सब कुछ ड्रामेटिक होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन काउंसलर प्राजक्ता के जो स्रोत हमारे पास हैं वो एक बहुत ही अलग और गहरी सच्चाई बयां करते हैं। हर रिश्ते में मतभेद होते हैं, वो तो मानवीय स्वभाव है, लेकिन जब प्यार की जगह डर ले ले, और सबसे बड़ी बात, जब इंसान की अपनी पहचान और उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो वो रिश्ता स्वस्थ नहीं रह जाता। इंसान खुद को ही खोने लगता है वहाँ। हाँ, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब इतनी खामोशी से होता है कि जो इंसान उस रिश्ते में मौजूद है उसे बहुत लंबे समय तक इस ड्रेन होने का एहसास ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। ये जो आत्मसम्मान का कम होना है या ड्रेन होना है, ये रातों रात तो नहीं होता। नहीं, कोई भी एक दिन में अपनी पहचान नहीं खो देता। स्रोत के अनुसार इसकी शुरुआत बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से होती है, विशेष रूप से शब्दों के वार से। प्राजक्ता के नोट्स में एक केस स्टडी है जो इसे बहुत साफ तौर पर सामने लाती है। ये नेहा का उदाहरण है ना? हाँ, नेहा अपने करियर में बहुत मेहनत कर रही है और एक दिन उसे ऑफिस में एक बड़ा प्रमोशन मिलता है। जाहिर है कोई भी इंसान ऐसी खुशी के मौके पर क्या उम्मीद करेगा? जश्न मनाए उस बात का। बिल्कुल। लेकिन जब वो ये खबर साझा करती है तो सपोर्ट की बजाय उसे सीधे ताना मिलता है कि तुम घर पर तो ध्यान दे नहीं पाती, इतना बड़ा रोल संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वाओ, ये तो बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात है। और एक और उदाहरण है पूजा का, जिसका पार्टनर अक्सर दोस्तों और परिवारों वालों के सामने उसका मजाक उड़ाता है और पूजा ने कई बार स्पष्ट रूप से मना किया है, उसे बताया है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। पर उसका पार्टनर उसे बस एक जोक कहकर टाल देता है और फिर से वही करता है। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है जो शायद जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी सोचें। क्या किसी रिश्ते में दूसरे इंसान की कमियां बताना सिर्फ ईमानदारी नहीं है? ये कंफ्यूजन बहुत आम है। और पूजा के मामले में पब्लिक में मजाक उड़ाने को इतनी गंभीरता से क्यों देखा जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक बुरा जोक नहीं हो सकता जो गलत समय पर बोल दिया गया हो? देखिए, ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और अक्सर लोग इसी उलझन में फंसकर ना उस व्यवहार को सहते रहते हैं।
यहीं पर हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यानी सुधार के लिए दी गई ईमानदार सलाह और लगातार आलोचना के बीच का मनोवैज्ञानिक अंतर समझना होगा। अच्छा, दोनों में फर्क कैसे करें? काउंसलर प्राजक्ता के विश्लेषण में ये साफ है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमेशा एक सुरक्षित माहौल में दिया जाता है और उसका उद्देश्य सामने वाले इंसान को बेहतर बनाना होता है। लेकिन नेहा के मामले में जो हुआ वो फीडबैक नहीं था, वो असल में उसके पार्टनर की खुद की असुरक्षा या इनसिक्योरिटी से उपजा एक वॉर था। मतलब पार्टनर खुद असुरक्षित महसूस कर रहा था। हाँ, जब एक इंसान तरक्की करता है तो एक टॉक्सिक पार्टनर खुद को उस स्तर तक ले जाने के बजाय सामने वाले को नीचे खींचने की कोशिश करता है ताकि रिश्ते में सत्ता का जो संतुलन है वो उसके पक्ष में रहे। तो ये बस पावर और कंट्रोल का खेल है। बिल्कुल। जब किसी व्यक्ति की हर बात कि वो कैसे बोलता है, क्या पहनता है, लगातार सवालों के घेरे में हो तो इंसान खुद की काबिलियत पर ही शक करने लगता है। यानी वो आलोचना सुधार के लिए नहीं बल्कि नियंत्रण स्थापित करने के लिए थी। जी। और अगर हम पूजा के उदाहरण पर वापस आएं, जहां पब्लिक में मजाक उड़ाया जा रहा है। मजाक और अपमान के बीच ना एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली रेखा होती है और वो रेखा है सहमति और बाउंड्रीज की, जहां इंसान ने ना कह दिया हो। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि किसी खास तरह के मजाक से उसे तकलीफ होती है और फिर भी उसका पार्टनर दूसरों के सामने वही बात दोहराए तो वो मजाक नहीं रह जाता। वो तो फिर डोमिनेंस दिखाना हो गया। हाँ, ये दूसरों के सामने उस इंसान को छोटा महसूस कराकर उसे कमजोर करने की एक चाल है। पूजा के बार बार मना करने के बावजूद ऐसा करना सीधा सीधा अपमान है, जो इंसान के अंदर ये बात बैठा देता है कि उसकी आवाज या उसकी ना का कोई मोल नहीं है। ये बहुत ही गहरी बात है। अगर कोई इंसान कह दे कि मुझे ये पसंद नहीं है और सामने वाला उसे बस जोक कहकर फिर वही करे, तो वो उसकी पूरी पर्सनालिटी को ही खारिज कर रहा है। एकदम सही। और जब किसी का आत्मसम्मान इस तरह टूटता है ना, तो सामने वाले के लिए उस पर कंट्रोल पाना बहुत आसान हो जाता है। प्राजक्ता के नोट्स में जो अगला पैटर्न आता है वो इसी कंट्रोल से जुड़ा है, जो कि अक्सर केयर का नकाब पहन कर आता है। हाँ, यहाँ रिया नाम की एक लड़की का उदाहरण है। रिया के पार्टनर ने बहुत ही चालाकी से धीरे धीरे उसे उसके सभी दोस्तों और परिवार से दूर कर दिया। रिया को शुरुआत में लगा कि उसका पार्टनर शायद उसे बहुत प्यार करता है, उसे दुनिया की बुरी नजरों से बचा रहा है, आइसोलेट कर रहा था उसे। हाँ, मुझे ये स्थिति बिल्कुल एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह लगती है। शुरुआत में वो पिंजरा शिकारियों से बचने के लिए एक सुरक्षित घर जैसा लगता है, बिना मेहनत के खाना, सुरक्षा। पर आजादी तो छीन गई ना। बिल्कुल। उस सुरक्षा की असल कीमत तब पता चलती है जब पंछी उड़ने की कोशिश करता है और सलाखों से टकराकर लहूलुहान हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि ये कोई सेफ हाउस नहीं, ये एक कैद है। उस पिंजरे की एनालॉजी बिल्कुल सटीकता से इस स्थिति को दर्शाती है। पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का, उसका काम आजादी को छीनना ही है। शोथ में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, प्यार आजादी देता है, डर नहीं। वाओ, प्यार आजादी देता है, डर नहीं। हाँ, जब केयर के नाम पर यह पूछा जाने लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, या ये कपड़े मत पहनो, तो वो प्यार नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो किसी और की जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश है। रिया के मामले में जो अलगाव या आइसोलेशन हुआ, वो टॉक्सिक रिश्तों में बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई अपने ही पार्टनर को उनके दोस्तों या परिवार से अलग क्यों करना चाहेगा? इसके पीछे की मानसिकता क्या है? देखिए, इसके पीछे सीधा सा विज्ञान है। दोस्त और परिवार असल में हमारा रियलिटी चेक होते हैं। वो हमें आईना दिखाते हैं। हाँ, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो बताते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत है। जब एक टॉक्सिक इंसान आपको उस सपोर्ट सिस्टम से काट देता है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने उस पार्टनर पर निर्भर हो जाते हैं। दुनिया उसी इंसान तक सिमट कर रह जाती है। और सोचिए, जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं बचेगा जो सच्चाई का आईना दिखा सके, तो वो इंसान उसी पिंजरे को अपनी पूरी दुनिया मान लेता है। यहाँ से बाहर निकलने का विचार भी डराने लगता है, क्योंकि बाहर कोई अपना बचा ही नहीं है। और असली दिमागी खेल या कहें मनोवैज्ञानिक युद्ध तो तब शुरू होता है जब वो इंसान इस कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जब वो सलाखों को चुनौती देता है। हाँ, स्रोत के अगले हिस्से में उन माइंड गेम्स पर बहुत गहराई से बात की गई है। इनमें इमोशनल मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग जैसी बहुत ही खतरनाक चीजें शामिल हैं।
ये बहुत ही डार्क फेज होता है। जैसे जब भी पीड़ित आवाज उठाता है तो ऐसे वाक्य फेंके जाते हैं, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, या ये रिश्ते में जो दिक्कतें हैं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। ताकि अपराध बोध या गिल्ट भर दिया जाए। बिल्कुल, इंसान खुद पर ही शर्मिंदा होने लगता है। और फिर आती है गैस लाइटिंग। ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन इसका असर बहुत भयानक है। हाँ, गैस लाइटिंग में तो इंसान को उसकी सच्चाई पर ही शक करवाया जाता है। जैसे सामने से जवाब आता है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, या तुम्हारी तो याददाश्त ही खराब है। अब यहाँ मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ जाता है। जब हम बाहर से गैस लाइटिंग को देखते हैं तो ये एकदम साफ नजर आता है कि सामने वाला सफेद झूठ बोल रहा है। हाँ, तीसरे व्यक्ति को आसानी से दिख जाता है। तो जो इंसान उस रिश्ते के अंदर रहकर इसे रोज झेल रहा है, वो इस झूठ को पहचान क्यों नहीं पाता? क्या अपनी ही आंखों देखी सच्चाई और झूठ में फर्क करना इतना मुश्किल हो सकता है? देखिए, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल पहलू है। बाहर से देखने वाले के लिए ये एक घटना हो सकती है, लेकिन जो इंसान उस रिश्ते में है उसके लिए ये अचानक नहीं होता। ये धीमा प्रोसेस है। हाँ, गैसलाइटिंग एक बहुत ही धीमा और खतरनाक पैटर्न है। इसे हम बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, कि पानी को धीरे धीरे गर्म करो तो मेंढक को पता नहीं चलता। बिल्कुल। जब कोई ऐसा इंसान जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, वो लगातार आपके सच को झुठलाने लगे तो दिमाग एक अजीब सी कश्मकश में फंस जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। हाँ, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही आलोचनाओं और आइसोलेशन के कारण मानसिक रूप से कमजोर हो चुका होता है। वो उस टॉक्सिक इंसान पर शक करने से पहले खुद पर शक करने लगता है। शायद मेरी ही गलती होगी, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। यानी वो अपनी ही मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने लगता है। अपराध बोध और डर के जरिए इंसान को इतना कमजोर कर दिया जाता है कि उसकी सच्चाई की जमीन ही हिल जाती है। इसीलिए गैसलाइटिंग को इतना खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं होता। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट लग सकता है, हाँ। पर अंदर ही अंदर इंसान का अपना वजूद पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। वो एक ऐसी भूल भुलैया में खो जाता है जहां उसे सही और गलत का रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिना छुए, बिना एक भी निशान छोड़े किसी के वजूद को तोड़ देना। और जब आत्मविश्वास पूरी तरह जमीन पर गिर जाता है, तब एक बहुत ही दुखद स्थिति पैदा होती है। जब इंसान रिश्ते को अकेले ढोने लगता है। हाँ, काउंसलर प्राजक्ता के नोट्स में से वन साइडेड रिलेशनशिप कहा गया है। यहाँ अंजलि नाम की एक महिला का उदाहरण है। अंजलि वो इंसान है जो हर बार रिश्ते में आई दरार को भरने की कोशिश करती है। मतलब हमेशा बात शुरू करने की पहल वही करती है। हाँ, पर उसे सामने से क्या मिलता है? केवल साइलेंस, एक ठंडी चुभने वाली चुप्पी, या पूरी तरह से नजरअंदाजी। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक नाव की तस्वीर बन रही थी। एक 2 सीटर नाव, जिसे चलाने के लिए 2 लोगों को चप्पू चलाने की जरूरत है, पर एक ही इंसान चला रहा है। बिल्कुल, केवल एक इंसान के हाथ में चप्पू है। अब वो चाहे जितनी ताकत लगा ले, अपना पूरा पसीना बहा दे, वो नाव कभी सीधी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकती। वो बस पानी में गोल गोल घूमती रहेगी। और अंत में वो गोल गोल घूमना उस इंसान को इतनी थकावट दे देगा कि उसके हाथ से चप्पू भी छूट जाएगा। नाव का ये उदाहरण इस त्रासदी को पूरी तरह समझाता है। रिश्ते का जो बुनियादी ढांचा है वो 2 लोगों के जुड़ने से बनता है। अगर केवल एक ही इंसान बार बार झुक रहा है तो उस रिश्ते का संतुलन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और वो जो अंजलि के मामले में चुप्पी है, उसका क्या असर होता है? उस साइलेंस को महज शब्दों की कमी नहीं समझना चाहिए। मनोविज्ञान में इसे स्टोन वॉलिंग कहते हैं, यानी पत्थर की दीवार बन जाना। अच्छा, ये भी एक हथियार है। बहुत ही क्रूर हथियार है। इंसान एक सोशल प्राणी है, और जब कोई अपना उसे पूरी तरह इग्नोर करता है तो दिमाग के वही हिस्से एक्टिव होते हैं जो शारीरिक दर्द होने पर होते हैं। ओहो, मतलब वो चुप्पी सीधा दर्द देती है। हाँ, और एक तरफा बोझ उठाते उठाते वो पहला इंसान भावनात्मक रूप से पूरी तरह खाली हो जाता है। तो अब यहाँ वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये एक तरफा नाव एक ही जगह घूमकर थका रही है, अगर ये डूबने वाली है, तो लोग इसमें से छलांग क्यों नहीं लगा देते? वो तैर कर किनारे क्यों नहीं आ जाते? हाँ, वो कौन सी मनोवैज्ञानिक बेड़ियां हैं जो उन्हें रोक कर रखती हैं? स्रोत में इसके कई गहरे कारण बताए गए हैं, जैसे अकेलेपन का एक बहुत बड़ा डर, और समाज का वो दबाव जो कान में फुसफुसाता है कि रिश्ते तो निभाने ही पड़ते हैं, और वो झूठी उम्मीद कि शायद वो बदल जाएगा। हाँ, और इमोशनल डिपेंडेंसी। लेकिन स्रोत सिर्फ समस्याएं गिनाकर नहीं रुकता, इसमें प्रैक्टिकल और व्यवहारिक कदमों पर भी बात की गई है, जैसे अपनी भावनाओं को ना नकारना, बाउंड्रीज सेट करना,
और गंभीर स्थिति में प्रोफेशनल मदद लेना। और खुद को आर्थिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाना। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही कड़वी सामाजिक सच्चाई को सामने रखना चाहूँगा। हमारे समाज में अक्सर रिश्तों में एडजस्ट करने को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। एक महानता का दर्जा दिया जाता है उसे। हाँ, ऐसे माहौल में जहाँ पूरा परिवार कह रहा हो कि थोड़ा सह लो, वहाँ अपनी बाउंड्री सेट करने की हिम्मत जुटाना क्या वाकई प्रैक्टिकल है? और क्या आर्थिक निर्भरता एक बहुत बड़ी रुकावट नहीं है जो महिलाओं को पीछे खींच लेती है? देखिए, ये एक बहुत ही अहम और ज़मीनी सवाल है। व्यवहारिक होने और जीवन रक्षक होने में फ़र्क है। ये कदम सीधे सीधे जीवन रक्षक होते हैं। ये सच है कि समाज एडजस्टमेंट को ग्लोरीफाई करता है, लेकिन असली एडजस्टमेंट वो है जो दोनों तरफ से हो। जब एक तरफा हो तो वो एडजस्टमेंट नहीं रहता। वो आत्मविनाश बन जाता है। जहां तक आर्थिक निर्भरता की बात है, वो निश्चित रूप से सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। इसीलिए प्राजक्ता के नोट्स में आर्थिक रूप से मजबूत होने को एक अनिवार्य कदम बताया गया है। मतलब कोई सलाह नहीं, ये करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि स्वस्थ रिश्ता आपकी पहचान छीनता नहीं, बल्कि उसे और मजबूत करता है। बाउंड्री सेट करना शुरुआत में पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल लग सकता है, खासकर तब जब लोगों को आपकी ना सुनने की आदत ही ना हो। वो तो बुरा मान जाएंगे। मानेंगे, लेकिन जब तक कोई इंसान खुद को वैल्यू नहीं देगा, अपनी कीमत खुद नहीं समझेगा, तब तक कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे सम्मान नहीं देगा। खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, ये अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाने का हथियार है। और वो जो अकेलेपन का डर है, इंसान को उस डर को पीछे छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अकेले रहने का डर ताउम्र घुट घुट कर अपनी पहचान को मिटते हुए देखने के दर्द से बहुत छोटा होता है। वाह, अकेले रहने का डर ताउम्र घुट घुट कर जीने के दर्द से बहुत छोटा है। ये वाक्य अपने आप में एक पूरा दर्शन है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि एक टॉक्सिक रिश्ता किसी बड़े धमाके से शुरू नहीं होता। वो दीमक की तरह लगता है, सूक्ष्म संकेतों के साथ। हाँ, जैसे लगातार आलोचना करना, बाउंड्रीज को मजाक में उड़ा देना, फिर वो केयर के नाम पर एक ऐसे कंट्रोल में बदल जाता है जहां इंसान अपनों से कट जाता है। और फिर गैसलाइटिंग और मैनिपुलेशन के जरिए उसके सच को झुठला दिया जाता है कि बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। अपनी सच्चाई को स्वीकार करना और मदद मांगना बहुत जरूरी है। और सबसे बढ़कर खुद को मजबूत बनाना। बिल्कुल। और हर इंसान को ये याद रखना चाहिए कि वो बिना किसी शर्त के सम्मान, प्यार और मानसिक शांति डिजर्व करता है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। एकदम सही बात है। और आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक नया, थोड़ा असहज करने वाला लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ना चाहता हूं उन सभी के लिए जो ये सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। आज हमने इस पूरे सेशन में दूसरों के टॉक्सिक व्यवहार को पहचानने पर बहुत बात की। हमने समझा कि कैसे कोई दूसरा हमें गैसलाइट या कंट्रोल करता है। लेकिन क्या ये संभव है कि कभी-कभी, शायद बिल्कुल अनजाने में ही सही, हम खुद भी अपने दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ ऐसा ही कुछ कर रहे हों? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने अपने आसपास ऐसे टॉक्सिक बर्ताव को इतना देखा हो कि हमारे दिमाग ने उसे नॉर्मल मान लिया हो और अब हम वही गैसलाइटिंग दूसरों के साथ कर रहे हो और उसे केयर का नाम दे रहे हो? ये तो एक आईने की तरह है। हाँ, जिसे दूसरों की तरफ मोड़ने से पहले हमें खुद के सामने रखना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में वो बैटरी वाली एनालॉजी दी थी, हमें ये भी तो चेक करना होगा कि कहीं हम खुद तो वो खराब बैकग्राउंड ऐप नहीं बन गए जो अनजाने में किसी और इंसान की बैटरी लगातार ड्रेन कर रहा हो। बिल्कुल। इस पर सबको एक बार गहराई से विचार जरूर करना चाहिए। ये सच में बहुत आत्ममंथन करने वाला विचार है। बाहर देखने के साथ साथ खुद के अंदर झांकना भी उतना ही जरूरी है। तो आज के इस चर्चा में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों, एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ। तब तक अपना और अपनी मानसिक बैटरी का पूरी तरह से ख्याल रखें। एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको तोड़ता नहीं, आपको बनाता है। आपकी पहचान छीनता नहीं, उसे और मजबूत करता है। अगर आप खुद को बार बार छोटा महसूस कर रही हैं, तो शायद वक्त आ गया है अपने रिश्ते को ऑनेस्टली देखने का। मैं हूँ प्राजक्ता और आप देख रहे थे टॉक्स विद काउंसलर प्राजक्ता। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी इसकी जरूरत हो। और याद रखिए, आप डिजर्व करती हैं रिस्पेक्ट, लव और पीस, कॉम्प्रोमाइज नहीं। अपना ख्याल रखें, खुश रहे। धन्यवाद।